नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है? अब आप कहेंगे कि अरे ये कैसा सेंटेंस है। सेंटेंस तो सही है, आपको बता देता हूँ उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो दो लोगों के बलबूते पर चल रही है। एक आंध्र के चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बिहार के नीतीश कुमार। आपको साथ साथ अब और भी एक चीज़ सामने लाना चाहता हूँ। पिछले एक हफ्ते से लगातार ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि नीति आयोग की बैठक हो रही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हों, बहुत से नए जो यूथ हैं जो मेरा चैनल देखते हैं और मेरे बहुत सारे दर्शक जो मुझे देखते हैं वो भी नहीं जानते हो कि नीति आयोग कौन है, क्या है। नीति आयोग, जिसको हम पहले प्लानिंग कमीशन कहा करते थे, योजना आयोग, कितना सुंदर नाम था, प्लानिंग कमीशन। अब उसका नाम बदल करके 10 साल से नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया है। अब नीति आयोग क्या है, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो साफ समझ आती है कि कोई प्लानिंग हो रही है। नीति आयोग क्या है, इसकी तो अभी तक समझ नहीं है कि क्या नीति है, क्या है। तो कुल मिलाकर के खैर हम ये मान लेते हैं कि नीति बनाई जाती है। इस नीति आयोग की बैठक में, जब भी बैठक होती है तो इसमें सारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने प्रदेश से अपने अपने प्रदेश की सारी समस्याओं को लेकर के आते हैं और नीति आयोग के सामने रखते हैं। नीति आयोग की बैठक में वो फंड मांगते हैं कि मेरे प्रदेश में ये चीज़ की ज़रूरत है और ये पैसा मुझे आवंटित किया जाए। नीति आयोग सामूहिक रूप से उसकी अनुमति देता है और उस पर मोहर ठप्पा लगाता है कि इतना पैसा बिहार को दिया जाएगा, इतना आपका जो नायडू हैं उनको दिया जाएगा या उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा, फलाने को ढिमके को, जो भी आप जानते हैं जिसकी जैसी डिमांड। आज की बात यह है कि नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आए। चलिए ये मान लेते हैं कि कोई विरोधी दल का जो मुख्यमंत्री है, जैसे तेलंगाना है, कर्नाटक है, आपका उसका नाम क्या है, हिमाचल है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं, तो बात कहीं तक समझ में आती है कि वो विरोध करने की वजह से नहीं आ रहे या उनकी अपनी कोई वजह हो सकती है। लेकिन आज तो जो लंगड़ी सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार हैं वो ही नहीं आए बैठक में, तो इसके मानी क्या है? कहने को 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जदयू से अकेले मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की तरफ से वहां पर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसका मतलब यह है कि आधा हिस्सा जो सरकार का, बिहार सरकार का आधा हिस्सा है वो तो बैठक में आया, आधा हिस्सा वो जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है और आधा हिस्सा फुल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस बैठक में नहीं आए। इसका क्या अंदाज़ा लगाया जाए? आप मेरे दर्शकों, प्यारे भाइयों बहनों, ये देखो कि मैंने जो आपके सामने बात रखी है, क्या जो पहला सेंटेंस बोला था, क्या सरकार गिरने वाली है? नीतीश कुमार मोदी से नाराज़ हैं? मुझे तो यही लग रहा है कि नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का मतलब यही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और संसद में बाकायदे वाइट पेपर रखा गया और कहा गया कि बिहार को कोई राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। कुछ लॉलीपॉप जरूर दिया गया और वो लॉलीपॉप भी शायद नीतीश कुमार से बेहतर कौन जानता है। जो चीज़ हमारे समझ में आई वो यह है कि जो भी पुलों का निर्माण होगा बिहार में,
बिहार में पुलों की बहुत ज़रूरत है। बाढ़ के समय पूरे इलाके के इलाके एक दूसरे इलाके से कट जाते हैं, महीनों पानी भरा रहता है, बाढ़ टापू बन जाते हैं बाढ़ की वजह से लोग। तो ऐसी जगहों के लिए मैं समझता हूँ कि सड़कों को ऊंचा उठाना, सड़कों के पुल बनाना, ये काम भी अब मालूम है कौन करेगा? केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है कि ये पैसा हम देंगे ज़रूर, लेकिन खर्च हम करेंगे। तो बिहार के जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें विपक्षी दलों ने जो बाहर झुंझुना बजाया था वो बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पर कि बिहार को बजट में झुंझुना दिया गया है। अब वो अलग बात है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे भी करता है, कोई व्याख्या किसी तरह से करता है, लेकिन ये सच साबित हो गया कि बिहार को झुंझुना दिया गया। और झुंझुने की वजह से ही आज नीति आयोग की बैठक में नीतीश बाबू नदारद रहे। तो कुल मिलाकर के एक तो बात यहाँ की थी, ये सूचना मेरे को आपको देनी थी। दूसरी सूचना मैं ममता बनर्जी के बारे में देना चाहता हूँ। ममता बनर्जी पूरे विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को अकेला छोड़ करके आज बैठक में अपनी बेइज्जती कराने गई और वहाँ पर बैठक में वो 5 मिनट रही और 5 मिनट के बाद ही बाहर आकर के वो मीडिया के सामने चीखने चिल्लाने लगी। आखिरकार ममता दीदी वहाँ गई क्यों? पहली बात तो, और गई तो उस मीटिंग में क्या हुआ उसकी बात सामने क्यों नहीं लाई गई? अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। ममता बनर्जी से पहले असम, गोवा और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स को 10-10, 15-15 मिनट तक बोलने का मौका दिया गया। और जैसे ही ममता दीदी का नंबर आया नीति आयोग की बैठक में बोलने के लिए, तो ममता बनर्जी 5 मिनट बोली और जैसे ही मुद्दे की बात आई उनका माइक बंद कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ममता दीदी का वीडियो वायरल हो रहा है चारों तरफ। उनका कहना है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। असम और गोवा जैसे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को 10-12 मिनट तक बोलने का मौका दिया गया और मुझे 5 मिनट जैसे ही मेरे ख़त्म हुए तत्काल घंटी दबा दी गई और मेरा बोलना बंद कर दिया। ये बात मैं समझता हूँ कितनी सच है कितनी नहीं सच है, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फाइनेंस मिनिस्टर या नीति आयोग के अध्यक्ष दें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेटर होगा, और वो दे भी सकते हैं। पेपर या वीडियो, जो भी वीडियो है ममता बनर्जी का, वो उसको जारी कर दें तो ममता बनर्जी का जो बोलना है उस पर मैं समझता हूँ रोक लग सकती है, या जनता समझ सकती है कि ममता दीदी झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं। तो मेरा तो सुझाव यही है कि भारत सरकार नीति आयोग से कहे कि वो जो वहाँ रिकॉर्डिंग हुई है भाषण की, उस रिकॉर्डिंग को जारी कर दे कि ममता दीदी ने क्या कहा वहाँ पर। ये तो बात यहाँ रही। अब मैं समझता हूँ ममता दीदी झूठ नहीं बोलती और वो बोल भी सच रही हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने पिछले 2 दिन पहले संसद में क्या कहा था, संसद में जो कहा था वो भी वीडियो वायरल हो रहा है उनका। आपने देखा होगा जगह जगह अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि वाइट पेपर दिखाओ, और यहाँ तक कहा कि आप वाइट पेपर नहीं दिखा रहे हो, आपके पास पेपर नहीं है और आप दूसरों के पेपर मांगते हो कि पेपर दिखाओ। उनका कहने का अर्थ था कि आवासीय योजनाएं और मनरेगा के फंड्स पिछले 2 साल से रुके पड़े हैं, आप बंगाल को फंड क्यों नहीं दे रहे हैं। संसद में रिकॉर्डेड है अभिषेक बनर्जी का ये भाषण। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बंगाल के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो सारी चीज़ें हैं। हालांकि मेरा तो सुझाव यही है कि ममता दीदी को इस बैठक में जाना ही नहीं चाहिए था अपनी बेइज्जती कराने के लिए, लेकिन वो गई। चलो जाना चाहिए, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं और अपने प्रदेश के बारे में जो कुछ कहना चाहती थी उन्होंने कहा होगा या नहीं कहा होगा वो एक अलग बात है, क्या इशू है। लेकिन वो 5 मिनट के भीतर ही बैठक से बाहर निकल करके उन्होंने सामने जो खड़ा मीडिया है उसमें चीख करके कहा कि मुझे मेरा माइक बंद कर दिया गया। खैर, एक तो बात ये रही। दूसरी बात मैं आपको तमिलनाडु के बारे में कहूँ। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन साहब, वो भी बैठक में नहीं गए। अरे भाई, विपक्ष के 8 चीफ मिनिस्टर, 7 चीफ मिनिस्टर बैठक में नहीं आ रहे हैं नीति आयोग की बैठक में, इसके कारण क्या है? ये तो बात नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और नीति आयोग को ही इस बात के बारे में बताना होगा क्या प्रॉब्लम है। एक वीडियो उन्होंने खुद
किसने? MK स्टालिन साहब ने खुद ही बना करके वायरल किया है कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने तमाम योजनाओं के बारे में कहा कि पैसा रोक रखा है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम ऐसी बैठक में जा कर के क्या करेंगे। वो तमिल में बोल रहे थे लेकिन उसका भाव शायद कुछ इसी तरह से है। तो MK स्टालिन ने भी आज भाग नहीं लिया। तो कुल मिलाकर के नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या है? जिस बैठक में जब बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, जिस राज्य के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिए जाते, तो ऐसी बैठक का क्या मतलब है? अब मैं आपको एक पते की बात बता दूं। वैसे तो भारत सरकार बड़े जो है उसमें ये कहती है, बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े नीति विशेषज्ञ वहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद को भी बहुत सारे विशेषज्ञ बताते हैं अपनी बातों से, और भी लोग हैं, तमाम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन क्या ये नीति आयोग की बैठक इस समय होने का क्या मतलब है? मुझे इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है? मेरा दर्शक कोई मेरे इस वीडियो पर टिप्पणी करके बताए, नीति आयोग की बैठक पहले होती है या बजट बाद पहले पेश किया जाता है संसद में? नीति आयोग का मतलब क्या होता है? अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन बनाया, वो इसलिए बनाया कि देश की जो जनसंख्या है, देश के जो राज्य हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, पहले वो अपनी बात रखें और फिर उस पर प्लानिंग कमीशन बैठ के चर्चा करे और फिर वो ये देखे कि कहाँ कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसकी पूर्ति करे। भारत सरकार अपने बजट में बजट आवंटित करे। ये होता है नियम। सरकार चलाने का कायदा कानून ये होता है कि पहले प्लानिंग हो या ये कहें कि नीति बने और उसके बाद फिर बजट पेश हो और बजट में ये सारी चीज़ें ला करके रखी जाएं कि किस चीफ मिनिस्टर ने कितना कितना पैसा मांगा है और किस लिए मांगा है, उसका अध्ययन ये होता है नीति निर्धारण करना। लेकिन यहाँ तो मीटिंग ही बाद में हो रही है, बजट पेश हो गया, अब नीति आयोग की बैठक का वैसे भी क्या मतलब है? कोई मेरा बुद्धिमान मेरे दर्शक कह सकते हैं, तमाम लोग मेरे पर टीका टिप्पणी करते हैं मेरी पत्रकारिता पर, मुझे क्या बता सकते हैं कि ये मीटिंग इस समय होना, बजट पास होने के बाद, बजट पास ही हो गया एक तरह से चूँकि सरकार उनकी है, तो बजट पेश होने के बाद ये नीति आयोग की बैठक होने का क्या मतलब है? मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ज़रा मुझे बताओ। चलिए, हम तो एक पत्रकार हैं इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। मनोज झा बिहार के सांसद हैं, राज्यसभा में आरजेडी के प्रवक्ता हैं। केसीआर जो चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल तेलंगाना के, इन लोगों ने बाकायदे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि नीति आयोग बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी ने भी आज कहा कि इसके पास कोई व्यक्तिगत पावर नहीं है, ये किसको क्या देगा, ऐसे नीति आयोग का क्या मतलब हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम जो सवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से, हम कोई मोदी विरोधी नहीं है या अमित शाह विरोधी नहीं है या बीजेपी विरोधी नहीं है, हम सरकार के भी विरोधी नहीं है। हम एक नैतिक बात कर रहे हैं। जहाँ नीति आयोग का सवाल है तो हम भी नीति पर ही बात कर रहे हैं कि इस तरह की जब उसके पास कोई व्यक्तिगत फैसले लेने की उसमें पावर नहीं है, तो ऐसे नीति आयोग का क्या मतलब रह जाता है। जब सारा ही काम वित्त मंत्रालय को करना है तो फिर वही ठीक है। फिर यह है कि योजना आयोग था उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाए, इस नीति आयोग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि योजना आयोग में तो बाकायदे सारे पावर्स थे। योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनके अंदर बहुत सारी पावर होती थी और वो जिस चीज़ को रिकमेंड करते थे वो चीज़ पूरी होती थी। मैं आपको अभी जनता दल आरजेडी के प्रवक्ता झा साहब का एक वक्तव्य सुनाता हूं, वो सुनिए आप। आयोग को लेकर के क्या कहूँ, एक तरह का फार्स बन के रह गया है। कई इंडिया ब्लॉक के सीएम ने बहिष्कार किया, ममता जी निकल गई। असल में नीति आयोग की संरचना को आपको समझना होगा। प्लानिंग कमीशन को ध्वस्त करके, सेट असाइड करके इसका निर्माण हुआ। ये सिवाय एक एकेडमिक एक्सरसाइज के जिसका कोई मतलब नहीं है। आज तक बतौर सांसद हमें
कभी बुलाया नहीं गया। संसद में नीति आयोग की रिपोर्ट्स की चर्चा भी हुई तो विपक्ष के ही दलों ने की। तो कुल मिलाकर के नीति आयोग को लेकर के जिसके पास कोई पावर नहीं हुई, तो सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के दिमाग की उपज थी, और चूंकि प्लानिंग कमीशन नेहरू के जमाने से था तो उसे खारिज कर दिया जाए। इस मैंडेट को भी प्रधानमंत्री जी इस बार के मैंडेट को भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी से मैंडेट कहता है कि आइडिया ऑफ कलेक्टिव को रिवाइव करिए, लोगों को सुनिए। सुनना प्राथमिक शर्त होती है लोकतंत्र में, अब सुनाते बहुत है। नीति आयोग की जो मौजूदा संरचना है उसको दरकिनार करते हुए आपको पुनः वापस प्लानिंग कमीशन की अवधारणा पे जाना चाहिए, जिसके पास अधिकार थे रिकमेंडेशन के, जिसके रिकमेंडेशन को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। नीति आयोग की तरह नहीं कि चंद लोग बैठे, एक एकेडमिक डिस्कशन हुआ और जिसका अगर हासिल कहिए तो शून्य के अलावा कभी कुछ हमने अब तक नहीं देखा है। एक मज़ेदार किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। नीति आयोग ने पिछले कुछ वर्षों पहले एक ही व्यक्ति को सारे एयरपोर्ट थमा देने का विरोध किया था। नीति आयोग में चर्चा हुई थी कि किसी भी व्यक्ति को, जो अनुभवी कंपनी है, उसको 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन जब टेंडर स्वीकृत हुए और सारी चीज़ें सामने आई तो अकेले अडानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए। राहुल गांधी गलत नहीं कहते, राहुल गांधी सच कहते हैं कि ये बजट, और अखिलेश भी यही कहते हैं, ये बजट अडानी और अंबानी के लिए है, गरीबों के, किसानों के लिए ये बजट नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक मैंने घटना सुनाई है जो मुझे याद थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नीति आयोग का कोई मतलब नहीं रह जाता। नीति आयोग एक बस एकेडमिक बॉडी है जो अपने चाय पानी करती है और कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको उसकी बात कोई मानी नहीं जाती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग था उसमें उसके जो संवैधानिक जो तत्व थे उनमें बहुत अंतर है। शायद इस चीज़ को मेरे दर्शक समझें तो उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा और लंबा होगा, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा मनोबल बढ़ता है। बाकी हमें और कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब आप हमारा वीडियो लाइक करते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं, एक उंगली दबानी है, कुछ नहीं करना आपको, आपका पैसा खर्च नहीं होना, तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम पत्रकार के रूप में आपके सामने अच्छी अच्छी बातें ला रहे हैं। मेरे प्यारे बहुत सारे दोस्त ये नहीं समझते होंगे कि नीति आयोग कब बना, क्या हुआ। 2014 में पहली बार मोदी की सरकार आई और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। पहले योजना आयोग के पास तमाम पावर्स थी। अब इस नीति आयोग में साफ साफ लिख दिया गया कि इसको कोई वित्तीय पावर नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब क्या रह गया? ये जो संघवाद के तहत जो चीज़ बनाई गई और ये कहा गया कि इस पर इंटेलिजेंट लोग आएंगे, तो इंटेलिजेंट लोग बैठेंगे भी तो क्या करेंगे? जब उनकी कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी, कुछ नहीं होगा, तो फिर इस नीति आयोग का क्या मतलब रह जाता है। आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव, और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करें।